Good morning, good morning. Good morning, all of you. अभी और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो जाए फिर हम सेशन शुरू करें। और बच्चे अभी कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा कोर्स का ओवरव्यू है, जितनी डिटेल है या कई कंफ्यूजन जो आपको है, पहले हम उसके बारे में बात करें। ये एक सेशन हमारा प्लानिंग से रिलेटेड होगा। जितनी क्वेरी है आप ये सब जनरल चीजें आज पूछ लीजिएगा। जब हम टॉपिक शुरू करेंगे सिर्फ टॉपिक की बात होगी, दो चीजों को मिक्स नहीं करना है। आज मैं पूरा ओवरव्यू आपको बता दूंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। जितनी क्वेरी है सब आज पूछ लेना, ताकि मेन क्लास के टाइम पे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक, जो आपका क्लास का लाइव टाइम ऐप पर दिखा रहा है वो 11:25 दिखाता है, 11:25 दिखा रहा है, और 11:30 आपका टाइम है एक्चुअल में क्लास का। 11:25 इसलिए दिखाता है ताकि 5 मिनट में जो भी टेस्टिंग वगैरह है, माइक चेक वगैरह करना है, वो हो जाता है, और 11:30 से आपकी क्लास शुरू होगी। तो कल से रोज ये मैसेज ना आए कि 11:25 पर आप मैसेज करना शुरू कर दें, क्लास शुरू नहीं हुई। 11:25 क्लास का टाइम शो करता है क्लास, ताकि 5 मिनट टेस्टिंग के लिए। 11:30 पर आप ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास जो है 11:30 का टाइम है। दूसरी बात, 11:30 क्लास का टाइम है। विद इन 5 मिनट मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, आपको 11:35 तक क्लास अगर स्टार्ट ना हो तो आप ऐप पर अपना चैट में मैसेज लिख सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप भी बना हुआ है, चैट में मैसेज डाल सकते हैं अगर 5 मिनट में क्लास स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो मेरा मैसेज खुद ही आ जाता है। अगर कोई टेक्निकल इशू होता है मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूँ वहां पर, या पहले ही मैसेज डाल देते हैं। 11:30 का टाइम है, 11:35 तक क्लास शुरू हो जाती है। अभी भी 11:33 पे हमने शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये, जो क्लास का डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें। दूसरी बात, जो आपका एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, अब एक दिक्कत क्या आ रही है, काफी क्वेरी ये है सर, प्री और मेंस में टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा, और मेंस में टेक्निकल पूछेगा, किस लेवल का पूछेगा। प्री में हमें जो लेवल रखना है, मेंस में क्या लेवल बहुत टफ होने वाला है। तो पहले हम इन्हीं चीजों पे बात कर लें। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है, और इसका नोटिफिकेशन उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। एक आध पॉइंट मिसिंग है, और ओवरऑल नोटिफिकेशन अच्छा निकाला हुआ है। बहुत इंफॉर्मेशन तो नोटिफिकेशन में दे दिया इन्होंने। और नोटिफिकेशन मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक से पढ़ें। उन्होंने लिखा हुआ है मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वेरी नहीं करना चाहिए। साइबर लॉज के अंदर कहीं नीचे लिखा हुआ है कि गलत माना जाएगा। बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन निकाली है, तो नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ना चाहिए हर एग्जाम के लिए। सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे डाउट आपके वहीं से क्लियर हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आप पढ़ते नहीं, फिर बार बार वही डाउट आप बार बार कभी इससे पूछेंगे, कभी उससे पूछेंगे, कहीं कहीं जानकारी गलत मिल जाएगी तो घूमते रहेंगे गोल गोल। जैसे कि पिछली बार जेई के फॉर्म में कई बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ चश्मा लगा के फोटो खिंचाने के चक्कर में। तो नोटिफिकेशन किसी भी फॉर्म की अपनी आदत बना लो, जब तक आप तैयारी में हो। और इवन कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप साइन कर रहे हो या कुछ अप्लाई कर रहे हो किसी चीज के लिए, डिटेल ठीक से पढ़नी ही चाहिए। आप ये हैबिट मत बनाइए कि बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियली पढ़ के अप्लाई कर दिया, बाद में गलती करोगे। अगर इतना इतना अगर उन्होंने लिखा है तो कुछ तो काम का लिखा होगा। अपनी आदत बनाइए, नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है। कई सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन से आपको पता लगेंगी। देखो, पहले हम बात कर लें, एग्जाम के पैटर्न की बात कर लूं। सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें। जॉब का नेचर ही क्या है, जॉब इन्होंने लिखी है एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, है ना। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइंस। तो जॉब क्या मिलने वाली है, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें जो होती हैं उनका एग्जामिन करने वाला, उनको एग्जामिन करने वाला। तो जब पेटेंट के लिए कोई एप्लीकेशन आती है तो कोई पर्सन तो होगा, उसको स्क्रूटनी करेगा, उसको चेक करेगा।
कि ये जो एप्लीकेशन आई है वैलिड है या नहीं, या हमारा रिकमेंडेशन इस पर क्या हो, इसको अलाउ किया जाए कि नहीं, पेटेंट इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो एग्जामिनर, अब देखो कई सारी जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, पर इसको तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं बना सकते, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। कोई डिलीवरी करने वाला पर्सन है, कोई वजन उठाने वाला है, रेलवे वगैरह में बहुत कम कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है, हर काम कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हो सकता। और जैसे कि आप देख रहे हो स्टार्टअप वगैरह का कल्चर इंडिया में जैसे बढ़ रहा है, इनोवेशन बढ़ रही है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो स्टार्टअप इतना तेजी से बढ़े हैं इस करंट गवर्नमेंट में। तो स्टार्टअप जब बढ़े हैं तो इनोवेशन बढ़ रहे हैं, पेटेंट कराने की जरूरत पड़ रही है, वर्कलोड बढ़ गया। स्टार्टअप इतने ज्यादा बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे इतना ज्यादा काम हो रहा है कि पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन आ रहे हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मैन पावर ज्यादा चाहिए। इस एग्जाम के लिए पहले बोला गया यूपीएससी को कि आप इस एग्जाम को कराइए। यूपीएससी ने बोला कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम नहीं करा पाएंगे, और इनको मैन पावर की जल्दी जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी जो मैन पावर है ओवरबर्डन्ड है। यही हाल रेलवे में चल रहा है। आरआरबी की वैकेंसी जो मैं कह रहा हूँ पिछले कुछ समय से कि आने की पूरी चांस है, पूरी संभावना है, क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जो रेलवे में काम करे किससे पूछोगे बताएगा। काफी काम तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो जा रहा है, पर जो जेई वगैरह की वैकेंसी है उसमें बहुत कमी है अभी। तो रेलवे का भी नोटिफिकेशन उम्मीद है कि जल्दी आ जाना चाहिए। 24 में इलेक्शन भी है, उससे पहले पहले वैकेंसी मिलेंगी, जो मैं इस साल की शुरुआत से कह रहा हूं आपको। पर ध्यान रखें, नोटिफिकेशन आने में और एग्जाम होने में बहुत लंबा गैप नहीं मिलेगा। जैसे एसएससी जेई अक्टूबर में बोल रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं आया, फॉर्म आने के 2-2.5 महीने में पेपर हो जाएगा। तो आप ये मत उम्मीद करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आरोहण पे बैच हम लोग कई सारे बैच शुरू में बना चुके थे कि जब फॉर्म आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, हम बैच कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब नोटिफिकेशन फॉर्म आएगा तब आप रिवीजन कर रहे होगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, कम से कम जो जनरल एरियाज हैं जो हर एग्जाम में पूछता ही है, जैसे एप्टी रीजनिंग, जीएस, हर एग्जाम का जो कॉमन पैटर्न है, आरआरबी अगर आएगा, एसएससी से जेई है, या आपका ये पेपर है, जीएस तो आ ही रहा है, एप्टी रीजनिंग तो आ ही रहा है, इनको तैयार करके रख लो। नहीं तो फिर अगली बार नोटिफिकेशन आएगा, फिर आज का रोना रोओगे कई लोग। अभी कई लोगों की शिकायत होगी, सर टाइम ही नहीं है इसमें। तो टाइम क्यों नहीं है? मई से तो बैच चल रहा है, हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट तक मैंने यूट्यूब पे 2 महीने पहले ही कंप्लीट करा दिया। तो ये लगातार अब 24 से पहले पहले ये बहाना नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है फिर आप कहोगे टाइम नहीं मिल रहा मुझे। टाइम नहीं मिलेगा और 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएंगे। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी जो फॉर्म आएंगे, बहुत लंबा गैप नहीं मिलने वाला है। तो इस एग्जाम को यूपीएससी को बोला गया, यूपीएससी ने यही बोला कि टाइम, इतने कम टाइम में हम नहीं करा सकते। तो अब इसको कंडक्ट कर रहा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसको कंडक्ट कर रहा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करा रहे हैं इसको। और अब आप कहोगे सितंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, फर्स्ट वीक में ही, 3 सितंबर को। इसीलिए सितंबर में प्रीलिम्स कर रहे हैं, अक्टूबर में करेंगे मेंस, नवंबर के स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू भी करा लेंगे ये। और नवंबर, मैंने आपको बोला है नवंबर लास्ट तक आते हैं तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, दिक्कत ज्यादा चल रही है। नवंबर में इंटरव्यू हो जाएंगे, नवंबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग इसमें आ जाएगी, बहुत लंबा डिले नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये। ठीक है, क्लास का टाइम 11:30 है, 11:30। तो सितंबर में प्रीलिम्स कर रहे हैं, अक्टूबर मेंस में हो जाएगा, नवंबर में इंटरव्यू, नवंबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग की भी उम्मीद है इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो ये, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, इसका जो पैटर्न पहले समझ लो। एक चीज जिस पर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा अभी, एग्जाम की स्कीम जो है इसमें, सीधा सीधा पहले इसी पे बात कर लें। 3 पार्ट में है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। कई चीजें क्योंकि मैंने माइन्यूटली इसमें एनालाइज कर ली हैं, जो जो मुझे शेयर करना है आपसे जानकारी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मेंस के भी 2 पार्ट हैं, पेपर 1, पेपर 2। प्रीलिम्स वाला जो पेपर है ये ओनली स्क्रीनिंग टाइप, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा ये। फाइनल जो मार्क्स जुड़ेंगे सिलेक्शन के लिए उसमें नहीं काउंट होगा, केवल होगा 150 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना 150 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर्स में, और होगा एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, वो जब पेपर दोगे वहीं पर लिखेंगे ये।
और जहां तक उम्मीद है नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग फॉर्म पे लिखा नहीं है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है पर नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं किया। तो फॉर्म जब एग्जाम जब दोगे उसी में ध्यान देना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। नेगेटिव होगी तो रिस्क मत लेना, नेगेटिव नहीं है तो अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। तो स्क्रीनिंग प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग नेचर का 150 क्वेश्चन आपके आएंगे 2 आवर्स में एमसीक्यू। मेंस का जो पार्ट है, मेंस आपका ध्यान दो, पेपर 1 100 मार्क्स का 2 आवर्स का, ये भी एमसीक्यू। ये 150 क्वेश्चन एमसीक्यू 2 आवर्स में, यहां 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 2 आवर्स एमसीक्यू। ये है सिलेबस में कुछ चीजें कॉमन है इनमें। ये वाला आपका होगा आपका डिसिप्लिन, जैसे आप लोग यहाँ ज्यादातर बच्चे ईसी वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, सीएसआईटी हैं, ये होंगे। बाकी इसमें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लिए भी है, केमिस्ट्री वाले भी हैं, फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, उनके लिए भी है। पर यहाँ पर जो आप लोगों में क्राउड, मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग वाले ही हैं सब। तो इंजीनियरिंग वालों का ये पेपर होगा 300 मार्क्स का। इंजीनियरिंग वालों का जो ये वाला पेपर होगा आपकी ब्रांच का 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ब्रांच स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन का नेचर आप बार बार सोच रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर सर कैसा होगा। यहां पर आप मुझे बताओ, पहला हर्डल तो प्रीलिम्स है कि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है सितंबर में और 1 मंथ के बाद ही मेंस हो जाना है। तो बार बार दिमाग में ये आएगा सर जो सेम सब्जेक्ट लिखे हैं उनमें क्या अंतर आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस ये आएगा, 2 आवर्स में प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन है और यहाँ 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, थोड़ा सा पेपर लेंथी बनाएगा। लेंथी का मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होंगे। एप्टी का जो पार्ट है लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा। फिर इसमें एक टॉपिक आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जोड़ दिया है। तो हर चीज को मैं जस्टिफाई करूंगा क्वेश्चन का नेचर किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर लेवल और यहाँ पर लेवल में क्या अंतर होगा, यहाँ सिंगल लाइनर पूछेगा। 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन है, मतलब स्पीड मैटर करेगी, है ना। 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन है तो स्पीड मैटर करेगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे, टफ नहीं होगा, ये सिंगल लाइनर मिलेंगे आपको। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा, जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री पूछ दिया, बेसिक मैथमेटिक्स में 10th लेवल तक मान के चलो। फिर आपका इसमें जीएस के मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कर दिया, इंग्लिश में कंप्रहेंशन पैसेज पूछ दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी इसीलिए बनेगा क्योंकि 2 आवर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे गए हैं। साफ साफ पता चल रहा है दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, ये वाला और ये वाला, पहला मेंस का पहला पेपर। और 2 आवर्स में 150, 2 आवर्स में 100। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी करेगा। मैथमेटिक्स भी है इसमें, थोड़ा टाइम लगता है उसमें सॉल्व करने में, कंप्रहेंशन वगैरह इसमें ज्यादा आएगी, इंग्लिश में पैसेज वगैरह पूछेगा यहाँ पर। इस तरह से दोनों में ये बैलेंस कर रहा है। यहाँ प्री और मेंस में एक अंतर तो ये आएगा। ब्रांच स्पेसिफिक जो आपका है, ब्रांच स्पेसिफिक के लिए देखो, जो बच्चा गेट ईएस की तैयारी कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला या ईसी वाला पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, या मशीन पढ़ रहे हो, ईसी वाला एनालॉग ईडीसी पढ़ रहा है, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो गेट या ईएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी तैयारी में 1 साल 2 साल हो चुका है, तो गेट दिए होंगे या ईएस दिए होंगे, बिना कंसेप्ट पढ़े तो नहीं गेट ईएस दिए होंगे। जो भी सब्जेक्ट आज तुम कहते हो सर मुझे ये सब्जेक्ट तो आता है, हॉल इफेक्ट मुझे पता है, तो हॉल इफेक्ट पता है तो पता है, मतलब डिटेल में पढ़े हो तभी तो पता है, उस पर न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस करते हो। तो जब मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में 2 नेचर के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। ईएस और इसके डिस्क्रिप्टिव में बेसिक अंतर होगा, वहां न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यहाँ थ्योरी क्वेश्चन भी अच्छे खासे मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में कॉलेज में देते थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप ये नहीं कह सकते कि सर किस लेवल पे पूछेगा, थ्योरेटिकल तो आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है। अगर आपसे जीनर डायोड पूछ लिया या शॉर्ट की डिफेक्ट पूछ लिया तो आपने थ्योरी पढ़ी है तो पढ़ी है, चाहे ईएस में पूछे चाहे आपसे यहाँ पर पूछे। तो थ्योरी की बात तो खत्म हो गई। डिस्क्रिप्टिव में थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए एक जैसी बात है। थ्योरी तो आपको आता है तो आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस करते हो, बिना थ्योरी पढ़े कर देते हो क्या। थ्योरी आएगी तभी ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, तभी मेंस भी बनेगा। तो थ्योरी क्वेश्चन का तो तुम आंसर कर सकते हो, बची बात न्यूमेरिकल पर।
कि सर न्यूमेरिकल जो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरी प्रैक्टिस तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, यहाँ न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो किस लेवल का होगा, ईएससी के पुराने पेपर लगाने पड़ेंगे, ये भी रेफरेंस कहीं ना कहीं उसी को लेकर चलेंगे। ईएससी के टफ वाले क्वेश्चन नहीं, जो सेकंड लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल में, वो लेके चलेगा ये। ईएससी के पुराने पेपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना, पुराने पेपर जो क्वेश्चन थोड़े से हल्के नेचर के हों, मीडियम लेवल के हों, वो पिक करेगा ये। ईएससी के टफ वाले क्वेश्चन तो नहीं, पर मीडियम लेवल और सिंपल लेवल वाले आपको मेंस में मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव की बात हो गई। गेट ईएससी की तैयारी जो बच्चा किया है, वो सिलेबस अगर खत्म कर रखा है तो थ्योरी के बिना ना वो ऑब्जेक्टिव बना पाएगा, ना वो न्यूमेरिकल बना पाएगा। गेट ईएससी भी देने जाओगे या जेई का पेपर भी दोगे, थ्योरी पढ़े बिना तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो थ्योरी तो पढ़ ही रखा है, थ्योरी के क्वेश्चन तो मेंस में कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उस पर तुम्हें परेशानी है, सर न्यूमेरिकल कैसे होगा, मैं मेंस की प्रैक्टिस तो की नहीं है। ईएससी के जो पुराने क्वेश्चन है मॉडरेट और सिंपल लेवल वाले, वो पूछने के चांस हैं, तो वो पेपर आपको देखने पड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वहां से ये भी देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वहां अवेलेबल है, वहां से ये भी उठाएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स ओनली स्क्रीनिंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सिलेक्शन में इन्होंने क्या ध्यान रखा है, 80% मेंस का वेटेज है, 20% इंटरव्यू का वेटेज है। 80% वेटेज मेंस, 20% इंटरव्यू, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस 80% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू 20% वेटेज रहेगा, और पूरी स्टेज, ऑल 3 स्टेज इन्होंने लिख रखा है इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली क्यों, क्योंकि जो नेचर ऑफ वर्क है, एप्लीकेशन वगैरह भी जो आती हैं, सारे जो लॉ वगैरह भी है, ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल है चीजें यहाँ। इसका जो वर्क भी है, एग्जामिनर वाला जो काम भी है, वो इंग्लिश ज्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर। एप्लीकेशन भी जो आएंगी, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, रिसर्च का पार्ट है, वो सब ज्यादातर इंग्लिश ही वहां पर लैंग्वेज है। तो इसके वर्क का पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश इंटरव्यू में रहेगी इंपॉर्टेंट। और तीनों स्टेज पे लिखा है कि इंग्लिश ओनली, मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ओनली, क्योंकि इसका जो वर्क है उसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है, इंग्लिश उनको आनी चाहिए। दूसरी बात, प्रीलिम्स ये हो गया तुम्हारा ऑनलाइन होगा, रिक्रूटमेंट इनको फास्ट करना है, ये होगा ऑनलाइन। मेंस होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन ये दोनों आपके ऑफलाइन होंगे 1 और 2। ये ऑनलाइन पेपर है, ये ऑफलाइन पेपर है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तो खुद चाह रहे हैं कि जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाए, लोग ज्वाइन करें, डिपार्टमेंट खुद चाह रहा है। तो ये प्री ऑनलाइन है, मेंस ऑफलाइन है। इंटरव्यू के लिए भी हम लोग गाइड करेंगे इसमें, मेरा प्लान है कि इंटरव्यू के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे। हालांकि अभी टाइम है, बहुत जल्दी बहुत प्लान तो नहीं इंटरव्यू का बना, पर इंटरव्यू के लिए हेल्प जरूर करेंगे किसी ना किसी माध्यम से। दूसरी बात, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि प्री जो बच्चे देंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू, नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 टाइम्स मेंस के लिए एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है उसका 20 टाइम्स मेंस के लिए एलिजिबल है, और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे उसका 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है। मेंस क्वालिफाइंग वाले जो होंगे उसका 5 टाइम्स इंटरव्यू में बुलाएंगे, इसका 5 टाइम्स। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए प्रीलिम्स जो बच्चे देंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 टाइम्स मेंस देगा, और जो मेंस क्वालिफाई करेगा उसका 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा है, ईसी की जो वैकेंसी है साफ साफ लिख रखा है 109, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल 29, मैकेनिकल 99, और आपका सिविल में ओनली 9 वैकेंसी। जबकि ज्यादातर आप जॉब देखते हो सिविल की वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती हैं, मैक्सिमम आप देखते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी तो सिविल की आती है। पर यहाँ पर जिस तरह की ये जॉब है, सिविल का कोई कोर काम तो है नहीं इसमें, सिविल का इसमें कोई कोर काम नहीं है। ये 108 है, 108। तो सिविल का कोई कोर का काम है नहीं, कोई सीमेंट कंक्रीट या ब्रिज का तो कुछ वर्क है नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। यहाँ तो पेटेंट इवैल्यूएशन वगैरह है, ज्यादातर ये इसी सेंट्रिक, कंप्यूटर साइंस और इसी के लिए ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कंप्यूटर साइंस और इसी को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है।
और अच्छी बात क्या है कि मैकेनिकल के लिए वैकेंसी अच्छी है, क्योंकि मैकेनिकल के लिए और एग्जाम में देख रहा हूँ वैकेंसी ज़्यादा मिल नहीं रही थी। और CSIT वाला है 63, CSIT है 63, तो लगभग जोड़ोगे 200, 300, 308 वैकेंसी तो इंजीनियरिंग की है, 308 वैकेंसी है इंजीनियरिंग की। अब ये 20 टाइम्स कॉल करेंगे मेंस के लिए, इसका मतलब आप सोचो कितने बच्चे तो मेंस लिखेंगे, सीधे सीधे इसको निकालोगे 6160 मेंस के लिए इतना क्राउड एलिजिबल है। तो अब आप कह रहे हो सर टाइम कम है, टाइम कम है तो सीटें तो ज्यादा हैं। आप कह रहे हो सर टाइम कम है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई जो बच्चे करेंगे 6000 से ऊपर, इनको इंजीनियरिंग वालों में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। आप ये बताओ टाइम अगर कम, आप कह रहे हो कि सितंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, सर टाइम कहाँ है मेरे पास, सबके पास टाइम कम है। और 6000 लोगों को मेंस के लिए कॉल कर रहे हैं। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर जाओ, बस प्रीलिम्स केवल आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको अक्टूबर तक का टाइम मेंस के लिए मिल जा रहा है। मतलब अगस्त पूरा मिल रहा है, सितंबर पूरा मिल रहा है, 2 महीने से ऊपर आपको मिल रहा है, जुलाई अभी आधे से ऊपर पड़ा हुआ है। अब टाइम कम है क्या, जरा मुझे बताओ। प्रीलिम्स अगर कोई क्वालिफाई कर जा रहा है, सिर्फ प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाए, मेंस के लिए इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, और प्रीलिम्स में मार्क्स कम भी आ जाएं, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे। और 6000 से ऊपर बच्चा एलिजिबल है मेंस के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम्हें बोलना ये चाह रहा हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो भीड़ भाग रही है, इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और वैसे भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 50% वैकेंसी अकेले सिविल होता है, बाकी सब वैकेंसी इतने नंबर देखने को भी नहीं मिलते आपको मैकेनिकल हिस्ट्री वाले। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कंपेयर करो दोनों में। ईएस के पीछे लाखों बच्चा भाग रहा है कि लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 1.25 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ है। ठीक है, और टाइम कम है तो सबके लिए कम है। यहाँ पर रोल क्या प्ले करेगा, आप किससे पढ़ रहे हो, कौन क्या पढ़ा रहा है, कितना कंटेंट आपको कवर कराया गया, आप खुद से प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, प्लानिंग आपकी कितनी अच्छी है, यही डिफरेंशिएट करेगा। क्योंकि टाइम मेंस के लिए तो 3 महीने हैं, पर प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करना है, अब उसमें फाइट है लोगों के बीच। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर के कोर्स लॉन्च होंगे, यूट्यूब पे कई लोग टाइम बर्बाद करेंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, प्रॉपर सॉलिड प्लानिंग। आज का सेशन ही मैंने पूरा प्लानिंग के लिए रखा है कि पहले सारी बातें क्लियर हो जाए। शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लान बनाओ। आज का तुम्हारा काम है नोटिफिकेशन को डिटेल में एनालाइज करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, जो चीजें मैंने बताई उनको ध्यान देना, और उसके हिसाब से प्लान बनाना, अपनी ब्रांच स्पेसिफिक, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से प्लान बनाना। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर किसी को अपने हिसाब से एक प्लान बनाना है, आज उसको इस एग्जाम के लिए क्या करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार इतनी वैकेंसीज आपको मिलेंगी, अभी 24 से पहले पहले तो वैकेंसीज आ जाएंगी, उसके बाद फिर दिक्कत है। और अभी ये बड़ा एग्जाम है, ईएस से बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं तो ये मानता हूं। और ग्रुप ए जॉब है, गेस्टेड जॉब है, लेवल भी जॉब का ग्रुप ए गेस्टेड, पे स्केल भी अभी आप देखना कितना है। तो इतना बच्चा तो आप सोचो मेंस लिखेगा। फिर इन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू में मेंस जो क्वालिफाई करेंगे उसका 5 टाइम्स हम इंटरव्यू में बुलाएंगे। मेंस जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे फिर उसका 5 टाइम्स हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। मतलब इंटरव्यू में भी अगर नंबर ऑफ वैकेंसी का हम बुलाएंगे 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ वैकेंसी मान लो 300 है, तो 1500 से कम बच्चा इंटरव्यू नहीं देगा, 1500 के आसपास तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, एक बात हो गई ये वैकेंसीज को लेकर। दूसरा आता है सर मैं प्लान कैसे करूं। प्लान ऐसे करो, प्रीलिम्स में देखो तुम्हारा क्या पूछा जा रहा है और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले से पेटेंट वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या तो वो गेट की तैयारी कर रहा होगा, या तो ईएस की तैयारी कर रहा होगा, या जेई की तैयारी कर रहा होगा। गेट ईएससी वाला बच्चा भी ये एग्जाम दे सकता है, क्योंकि उसको हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ना पड़ रहा है यहाँ। और ज्यादातर टॉपिक देखो क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ आए ना आए, इंजीनियर की सबसे बड़ी यूएसपी है, इसमें एक टॉपिक तुम्हारा प्रीलिम्स में आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब जो गेट ईएससी पढ़ रहा है, इस सब्जेक्ट को किए बिना इंजीनियर गेट भी नहीं निकाल पाएगा, ईएस भी नहीं निकाल पाएगा। ज्यादातर एग्जाम में बाहर कैंपस प्लेसमेंट में भी दिक्कत हुई होगी। अब इंजीनियर को अगर अरिथमेटिक ना आए, इंजीनियर अगर रेशियो प्रोपोर्शन ना जानता हो, परसेंटेज ना जानता हो, या इंजीनियर को आप प्रॉफिट लॉस वर्क टाइम एंड वर्क नहीं आता हो, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। हर चीज पे हाथ खड़े कर दोगे, मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होने वाला।
सबसे बड़ी यूएसपी जो तुम ऑलरेडी तैयार है तुम्हारा ये पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, गेट की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ रहे हो, ईएस की तैयारी कर रहे हो तो भी पढ़ रहे हो, या टेक्निकल सेट के सीजीएल में चले गए हो तो भी पढ़े होगे। एप्टीट्यूड तो तुमको आ ही रहा है अच्छी तरीके से, और जो लेवल तुम्हारा गेट में एप्टीट्यूड है उससे हल्का ही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सीजीएल के पुराने पेपर लगा सकते हो, सीजीएल के पुराने पेपर देख सकते हो, गेट से हल्का ही रहेगा थोड़ा। दूसरा आपका बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एरिया है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जिस बच्चे की मैथ्स ना भी अच्छी हो, रीजनिंग वो कर सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं रहते। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग ये भी 30 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स का तो तुम्हारा ये हो गया जो ऑलरेडी तुम रेडी हो। आरोहण पर तो क्लासेस हम करा ही रहे हैं, अभिजीत दत्ता सर जो ऑलरेडी सीसेट के फैकल्टी हैं, यूपीएससी के लिए वो पढ़ाते भी है सीसेट, एप्टीट्यूड वही करवा रहे हैं। एप्टीट्यूड के लेक्चर मैंने आप लोगों के फोल्डर में डलवा भी दिए हैं, एप्टीट्यूड वही करवा रहे हैं। कुछ क्लासेस हो गई, बाकी लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, वो लाइव से आपका कनेक्ट हो जाएगा, लाइव में ऑलरेडी अवेलेबल है, चल रही है क्लासेस। कुछ टॉपिक हो गए, कुछ अभी और होने हैं। एप्टीट्यूड जब खत्म हो जाएगा फिर लाइव में रीजनिंग शुरू हो जाएगा। हम तो करवा ही रहे हैं, प्लस आपकी ये यूएसपी भी है, ज्यादातर इंजीनियर्स में कंफर्टेबल है। 2 टॉपिक तो होगा ही ये। अब आ जाओ तीसरे टॉपिक पर। जो कॉन्वेंट वगैरह से पढ़े बच्चे हैं, इंग्लिश भी उनका ठीक है। इंग्लिश में कई बच्चों को दिक्कत आएगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत आएगी, तो इंग्लिश में ग्रामर वगैरह का जो पार्ट है, हिंदी वाले बच्चे भी ग्रामर वगैरह में ठीक होते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको जंबल्ड ऑर्डर, जंबल्ड सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश हमने ऑलरेडी फोल्डर अपडेट करवा दिया है आपके कोर्स में। इंग्लिश की और क्लासेस अभी मैं ऐड भी करवाऊंगा इसमें, 13 लेक्चर के आसपास उसमें हुए हैं, कुछ लेक्चर में और ऐड करवाऊंगा। और सर से हमने रिक्वेस्ट की है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएं, कम से कम 2-3 लेक्चर। थ्योरी तो 13 लेक्चर हो चुके हैं, कुछ लेक्चर और भी ऐड कराएंगे कंप्रहेंशन वगैरह के। और एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है कि 2-3 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें। तो हमें जितना कराना है, मेरी तो पूरी कोशिश है कि काफी बच्चे इसमें निकल जाएं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाएं, पर प्लानिंग करके चलो। जनरल इंग्लिश आपका 15 मार्क्स का है, इसमें भी सीजीएल के पुराने पेपर, सीजीएल में इंग्लिश आता ही है, पुराने पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे टॉपिक सीजीएल के कॉमन है। और ग्रुप ए गेस्टेड जॉब है, तो क्वेश्चन का लेवल सीजीएल से आप देख सकते हो, मैच कर जाएगा। ये हो गए 3 टॉपिक आपके। बाकी 3 जो टॉपिक हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरा वाला एरिया है। एक तो है जीके एंड करंट अफेयर्स। अभी तक जो फोल्डर मैंने कोर्स में अपडेट करवाया है, स्टैटिक जीके के उसमें देखो एक नेशनल सिंबल करके चैप्टर पड़ा हुआ है, जो फोल्डर अवेलेबल है आपके कोर्स में। जीके के कुछ लेक्चर अवेलेबल हैं, करंट अफेयर के 2 लेक्चर पड़े हुए हैं, और बैंकिंग इकोनॉमी के 3-4 लेक्चर पड़े हुए हैं। 13 के आस यूनेस्को का एक लेक्चर पड़ा हुआ है। 13 के अराउंड लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, डाउट उसमें कुछ आना नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बहुत ठीक से पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई डाउट आएगा नहीं। आ भी जाए डाउट तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे की क्लासेस सब मुझे लाइव करानी ही है। आगे का मुझे इसमें सब लाइव क्लासेस करानी ही है, तो लाइव तो होना ही है। अभी ये केवल 12-13 लेक्चर से बात नहीं बनेगी, अभी तो काफी कराना है मुझे। अगस्त लगभग आपका यही चलेगा, अगस्त में मेनली आपका यही चलेगा, जीके एंड करंट अफेयर। तो लाइव में काफी लेक्चर आएंगे, प्लस आप लोगों को करंट अफेयर की मैगजीन भी मैंने फोल्डर में अपडेट कर दी है, डाल दी है। आपके फोल्डर में करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो भी अवेलेबल करा दी है। उसके लास्ट में 100 क्वेश्चन है, जो लास्ट में 100 क्वेश्चन है वो लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। लास्ट में 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट के। थ्योरी तो मुझे पढ़ानी है, आगे के टॉपिक भी मुझे कराने हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें। और ज्यादा किसी को पढ़ना हो, मैगजीन अवेलेबल है, थ्योरी पढ़ो और लास्ट में क्वेश्चन लगा सकते हो। हमारी तरफ से कंटेंट ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगा। ये तो मैं काफी पढ़ाऊंगा, मोर और लेस लगभग कंप्लीट हो जाएगी ये चीज। एडिशनल और भी करना चाहे, टाइम अगर अलाउ कर रहा है, टेक्निकल तैयार है, तो फिर आप करंट अफेयर मैगजीन भी देख सकते हो। फोल्डर में अपलोड कर दी है, और पीछे 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आंसर दिया हुआ है, मेरे बनाया हुआ है, तो उसमें सब चीज अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चन मेरे बनाए, कुछ क्वेश्चन हमारी टीम ने, फैकल्टीज ने बनाए हैं। तो एक आपका हो गया जीके एंड करंट अफेयर का टॉपिक, ये बता दिया। अगला है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। जनरल साइंस भी आपका 30 मार्क्स का है, ये भी आपका 30 मार्क्स का। तो जनरल साइंस वर्ड यूज कर रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो जनरल साइंस का मतलब है अप टू 10th लेवल में मान के चलता हूं।
एक आध क्वेश्चन 11th-12th का आ भी जाए, चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप 11th-12th की अब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ने बैठोगे, टाइम को देख के तैयार करना है ना। तो सबसे पहले अप टू 10th लेवल लाइफ साइंस में कुछ चीजें मुझे अगर 10th से ऊपर की करानी है, मैं अपने आप ही क्लास में करा देता हूँ। वो लाइफ साइंस चल रहा है, कल भी क्लास हुई थी, मैंने बताया था 11 लेक्चर हो चुके हैं और 6:30 PM क्लास चल रही है। लाइव आप लोग भी देख सकते हो, आपके फोल्डर में भी एक्सेस दे रखा है। लाइव क्लास देखनी है 6:30 PM, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके कोर्स में एक्सेस है। तो 6:30 PM लाइफ साइंस चल रहा है। तो 2 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स बेसिक्स और सेल बायोलॉजी हो चुका है। सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दिए हैं। रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग जितनी पड़ी है 1 ईयर तक अवेलेबल है, कितनी बार भी देख सकते हो। आज मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 3 ह्यूमन डिजीज। तो अगर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर नहीं भी कर रखे हैं तो भी यहां से ज्वाइन कर सकते हो लाइव। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर नहीं भी कर रखे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, चैप्टर 3 बिल्कुल अलग है, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास। तो कोशिश करो 1-2 क्लास लाइव करो, एक आध रिकॉर्डिंग से निपटाओ, 1-2 लाइव करो, एक आध रिकॉर्डिंग से निपटाओ। तो लाइफ साइंस हो गया और लास्ट उसके बाद इसका अगला सब्जेक्ट लाइफ साइंस में 20 तक कंप्लीट कर दूंगा। 12 लेक्चर हो चुके हैं, आज भी क्लास है, लगातार चलेगा ये, 20 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद आपका शुरू होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो भी 10th लेवल तक पढ़ना है, बेसिक 20 के बाद होगा फिजिक्स केमिस्ट्री। और ये कराने के बाद जनरल साइंस जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा टाइम हमें देना है जीके करंट अफेयर को। तो लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, ये लाइफ साइंस आपका 20 को खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू होगा। और अगस्त में जो टाइम बच रहा है 20-25 अगस्त तक जीके करंट अफेयर चलता रहेगा आपका। मैगजीन ऑलरेडी अवेलेबल है और जितनी चीजें हैं उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप फोल्डर में जाके देखोगे, पीडीएफ ऑलरेडी कई सारी पड़ी है, जो आगे आगे टॉपिक होते जाएंगे उनकी पीडीएफ में और देता जाऊंगा। लाइफ साइंस की पीडीएफ पड़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू होगा उसकी पीडीएफ दे देंगे, करंट अफेयर मैगजीन ऑलरेडी डलवा दी है, इंग्लिश वगैरह की कुछ पीडीएफ पड़ी है, एफटी में जो चैप्टर हुए उनकी पीडीएफ पड़ी है। तो काफी सारी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है, वीडियो भी पीडीएफ भी। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचा आईपीआर वाला, आईपी वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। ये हो गई आपकी दूसरी लाइव क्लास 11:30 पर। ऐप में आपको 11:25 टाइम शो करता है, 5 मिनट्स टेस्टिंग के लिए होते हैं क्लास के। 11:30 क्लास का टाइम है आपका और 11:35 मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर क्लास शुरू हो जाएगी रेगुलर। कल से ये चैप्टर आपका पहला लेक्चर कल शुरू हो जाएगा, इसका आईपी वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव में आपके अभी ये आईपी वाइपो वाला और लाइफ साइंस 2 टॉपिक लाइव में चल रहे हैं। ये 6:30 पे है, ये 11:30 है। तो लाइव करना चाहो लाइव करो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद रिकॉर्डिंग तो सेम डे 1 आवर के बाद अवेलेबल हो ही जाता है, सेम डे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है। कोई ऑफिस वाला है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका कल से टॉपिक शुरू हो जाएगा। आज तो मैं कोर्स पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कल से पहला लेक्चर आ जाएगा इसका, आईपी वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। ये आपका 15 मार्क्स का है। तो अब आप देखो इसमें प्लानिंग कैसे करोगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए प्लान क्या करना है, एप्टी रीजनिंग पहले तो स्ट्रॉन्ग कर लो, सबसे आसान तुम्हें ये पड़ेगा, पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लो एप्टी रीजनिंग को। उसके बाद इंग्लिश अगर तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं है, तुम्हें लग रहा है सर इंग्लिश तो मैं नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं कर सकते तो जनरल साइंस निपटाओ, जीके करंट अफेयर निपटाओ। इंग्लिश नहीं कर सकते तो जनरल साइंस और जीके करंट अफेयर पहले कर लो, जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं, कि पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। और आईपी वाइपो रिलेटेड ट्रीटी जितना मैं क्लास में कराऊंगा, आईपी लास्ट वाले टॉपिक में यहाँ भागने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में कराऊंगा मेरे सब्जेक्ट्स में, जीके करंट अफेयर में भी, जनरल साइंस में भी, इनमें भी पीडीएफ भी दे रहा हूँ और क्लास भी कराऊंगा, उतना करके चले जाना। औरों के मुकाबले कट ऑफ में अच्छा खासा ऊपर रहोगे, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। अगर तुमने इतना कर लिया, पेपर के बाद मैच भी करा देंगे। औरों की तुलना में अगर पेपर बहुत टफ आ गया कि 150 में से किसी के 80 भी नहीं बन रहे, तो भी अगर 90 बन रहे होंगे तो मेरे स्टूडेंट के बन रहे होंगे। इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ। किसी को पहले से नहीं पता पेपर का नेचर क्या होगा, मान लो बहुत टफ होगा तो भी तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि कवरेज में उतना कराता हूँ क्लास के अंदर। या पहले भी कभी कोई बहुत टफ पेपर आया हो, जैसे पिछली बार एसएससी जेई का एक सेट था सिविल का, वो टफ था, लोगों के 20 नहीं बन रहे थे, तब भी 28 क्वेश्चन तुम्हारी क्लास से थे, ठीक है। तो जो भी आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में हम कराएंगे ही, करंट अफेयर की मैगजीन दे दिया, जीके करंट अफेयर पूरा अगस्त पढ़ाएंगे। इसमें लाइफ साइंस कम से कम 34 आवर्स के आसपास कंप्लीट हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री 30 आवर्स के आसपास कराऊंगा,
आईपी वाईपो वगैरह की पीडीएफ प्रॉपर पीडीएफ शुरू कर दिया है मैंने। ये एक पहली पीडीएफ तो मैं आज ही दे दूंगा आपको, पहली पीडीएफ मैं आज ही शेयर कर दूंगा, सब जगह मिल जाएगी। और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे 2 से 3 पीडीएफ में पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है। टोटल 3 पीडीएफ मैं इसकी बनाऊंगा, पहली पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी इसकी। 3 पीडीएफ 2 to 3 पीडीएफ में पूरा खत्म हो जाए, क्लास तो कराना ही है, प्लस पीडीएफ भी प्रॉपर बनी होगी, उसको रीड करोगे तो प्री मेंस दोनों में काम आ जाएगा। उतना ही लिखेंगे जितना एग्जाम का मतलब का हो, फालतू फालतू गार्बेज नहीं। ये हो गई प्रीलिम्स की कहानी कंप्लीट। अब प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ोगे वही तुम्हारा मेंस में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देगा। भाई मेंस में भी वो क्या कह रहा है, मेंस में वो कह रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह कह रहा है जनरल एप्टीट्यूड। प्री में 6 टॉपिक हैं, मेंस में इनको 5 टॉपिक पर डिवाइड कर दिया है। प्री में 6 टॉपिक हैं, मेंस में जनरल साइंस छोड़ के बाकी हैं। अब जैसे जनरल इंग्लिश वर्ड लिखा है तो यहां इन्होंने वर्ड लिख दिया है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करके लिख दिया। वहां जनरल इंग्लिश लिखा है तो यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करके वर्ड यूज किया, वर्ड पे ध्यान दो। वहां जनरल इंग्लिश ग्रामर वामर भी पूछ ले, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब पैसेज वगैरह भी आएगा, पैसेज वगैरह भी आएगा जिससे आपकी इंग्लिश की एक नॉलेज चेक हो, बोलचाल की भाषा, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, कंप्रहेंशन वगैरह यहाँ मिलेगा आपको। वहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, यहाँ इसने जनरल एप्टीट्यूड वर्ड यूज किया है। अगर दोनों को 100% सेम रखना होता तो नाम चेंज ही क्यों करता, इस पे ध्यान दो। वहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख रहा है, यहाँ जनरल एप्टीट्यूड लिख रहा है। फिर आपका तीसरा पार्ट, इसमें जीके एंड करंट अफेयर में कोई बदलाव नहीं होगा, बस क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा जो क्लास करोगे तुम एक जैसा ही लगेगा, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा अलग से। सब 20 मार्क्स के हैं। जीके एंड करंट अफेयर जो मैं प्री में कराऊंगा मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा। सिर्फ प्री के बाद कुछ लेक्चर करंट अफेयर के ऐड करूंगा जो उधर का डाटा आएगा, हार्डली 3-4 लेक्चर। प्री के बाद 3 to 4 लेक्चर मैं इसमें ऐड करूंगा करंट अफेयर में, जो आपके आगे के टॉपिक आएंगे उस समय, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो जोड़ दूंगा मैं। 3 हो गए। चौथा इसके बाद तुम्हारा जनरल साइंस, इसमें नहीं है, जनरल साइंस नहीं है, रीजनिंग है। रीजनिंग ये भी 20 मार्क्स का आएगा। फिर इसमें लास्ट टॉपिक आपका 4 हो गए। पांचवा आईपीआर का टॉपिक, आईपीआर वाला जो टॉपिक है यहाँ 20 मार्क्स का है। तो आईपीआर जो मैं अभी करा दूंगा वो दोनों के लिए खत्म हो जाएगी बात। तो टाइम कहां बचेगा, आईपीआर अभी जो कंप्लीट करेंगे वो दोनों में काम आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी। रीजनिंग जो पढ़ोगे रीजनिंग दोनों में काम आ जाएगी। जीके करंट अफेयर पूरा का पूरा काम आ जाएगा मेंस में, क्योंकि मेंस में आपके कट ऑफ में मार्क्स जुड़ेंगे, प्री खाली क्वालिफाइंग है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ कुछ लेक्चर मेंस प्री के बाद ऐड करेंगे, हार्डली 3-4 लेक्चर बस, उससे ज्यादा करंट ऐड डाटा इतना नहीं होगा। एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड अरिथमेटिक वाले के मुकाबले थोड़ा सा आसान रहेगा, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो मेंस में आपको पेपर 1 में दिक्कत नहीं आएगी, पेपर 2 आपको तैयार करना है। इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए ना, अगर तुम बुक की बात करो तो सीजीएल के पुराने पेपर देख सकते हो, सीजीएल के पुराने पेपर देख सकते हो। अगर बुक की बात करोगे, अब इतने टाइम में पढ़ोगे कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। किताब में बता तो दूं पर पढ़ोगे कैसे। हरिमोहन प्रसाद एक बुक आती है, ये ठीक है, हरिमोहन प्रसाद एक बुक आती है इंग्लिश की, ये ठीक किताब है, इसमें क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, पर थोड़ी मोटी बुक है, इतने कम टाइम में करोगे कैसे। तो जो हम लोग क्लास करवा रहे हैं वो देख लो, सीजीएल के पुराने पेपर सॉल्व कर लो। अगर कोई बुक देखना चाहे तो हरिमोहन प्रसाद ले सकता है, पर उतने कम टाइम में फिर तैयार करने की बात है, क्योंकि इसको मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, बुक इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि टाइम के हिसाब से बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना चाहो तो लगा लो, या हरिमोहन प्रसाद किसी के पास पड़ी हो, फोटो स्टेट करा लो कुछ चैप्टर्स की, खाली क्वेश्चन की फोटो स्टेट करा लो। थ्योरी भी है उसमें, क्वेश्चन भी है। हरिमोहन प्रसाद किताब अच्छी है। या और भी आगे इंग्लिश किसी एग्जाम में आना हो तो जो लेक्चर हमने करवा रखे हैं उसके बाद क्वेश्चन इससे लगा लो, ऐसा कर सकते हो। या सीजीएल के पुराने पेपर लगा लो, किताब अच्छी है वो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब पुराना पैटर्न होता था, इंग्लिश आता था, तो उसमें भी कंप्रहेंशन वगैरह पूछता था, हरिमोहन प्रसाद ही बड़ी अच्छी किताब थी उसके लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही पहले इंग्लिश आता था, उसमें यही बुक चलती थी, हरिमोहन प्रसाद। ठीक है, तो प्री और मेंस में बैलेंस ऐसे बनेगा। पेपर 1 की जो बात है मेंस का और प्रीलिम्स कैसे बैलेंस बन सकता है,
प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही आपका जीके करंट अफेयर पूरा, आईपीआर पूरा, रीजनिंग पूरा, बेसिक इंग्लिश भी हम लोग पूरा करा देंगे। तब तक कुछ लेक्चर अभी जब ऐड कराऊंगा इसमें ये भी खत्म हो जाएगा। एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा हल्का ही रहेगा मेंस में, बहुत बहुत टफ तो नहीं पूछेगा। अरिथमेटिक वहां पूछ ही रहा है तो प्रैक्टिस तो पूरी करवा ही रहा है वो, और रीजनिंग भी पढ़ रहे हो वहां पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें फॉर्म में देखो क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी जानकारी इसने आपको फॉर्म में दे रखी है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो। कुछ चीजें जिसपे मैं मार्क कर देता हूं, उनको ध्यान देना है। जो डिपार्टमेंट, जो ऑफिस है, उस ऑफिस का नाम है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये ऑफिस का नाम है जहां जॉब आपको करनी है। जो जॉब करनी है ये नाम है। अब इसी को शॉर्ट में क्या लिख दिया है, CGPDTM। ये जो वर्ड यूज कर रहा है इसी के लिए यूज कर रहा है, CGPDTM इसी के लिए वर्ड यूज कर रहा है। ये ऑफिस किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है? अब ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है, मैं पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा। अभी ये एग्जाम का भी क्वेश्चन यही पूछ बैठेगा, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये डिपार्टमेंट खुद किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है, हेडिंग जो पहली लाइन लिखी है वही। क्या पता एक ऑब्जेक्टिव तो आपको यही मिल जाएगा प्री मेंस में, कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। शॉर्ट में इसको हम DPIIT कह देते हैं, शॉर्ट में इसको कह देते हैं DPIIT। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। फिर कह रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023, जॉब का नाम है एग्जामिनर, कि जो एप्लीकेशन आएंगी पेटेंट वगैरह के लिए, कोई इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च हो रही है, पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन आएंगी उसको एग्जामिन करने वाला काम है, और एग्जामिन करके अपना रिकमेंडेशन कंट्रोलर को भेजेगा। इसका काम है एग्जामिन करके, इसके पास एप्लीकेशन आएगी, इसको भेजी जाएगी, डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन आया वो उसको भेजा, ये उसको एग्जामिन करके जो हमारे एक्ट बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, कि जो एप्लीकेशन आई है वो जो वर्क है एज पर द लॉ है या नहीं, हमारे जो पेटेंट एक्ट वगैरह बने हुए हैं, डिजाइन एक्ट बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन में सब कुछ मेंशन है या नहीं, ये एग्जामिन करके रिकमेंडेशन देगा, कंट्रोलर को भेजेगा, फिर डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट डिजाइन। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आपका रोल क्या होगा, पेटेंट एक्ट बताओ किस ईयर का है, उसमें क्या लिखे हैं पॉइंट्स, क्लास में तो हमें पढ़ाना ही है। दूसरी बात, जॉब का लेवल आप देखिए, ग्रुप ए गैजेटेड, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से कोई कम जॉब नहीं है, ग्रुप ए गैजेटेड जॉब है, ये सबको देना चाहिए, जितने इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं सबको देना चाहिए एग्जाम ये, और टाइम कम है तो सबके लिए कम है। एप्टी रीजनिंग वगैरह की तैयारी कोई वो सरदर्दी नहीं, आराम से कर सकते हो। कंडक्टेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अब मैंने बताया था उस दिन क्वालिटी काउंसिल करवा रहा है, एक बच्चा लिख रहा है कि IBPS करवा रहा है, नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ते क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करवा रहा है इसको, क्योंकि UPSC ने टाइम की वजह से मना किया कि उतने कम टाइम में नहीं करा पाएंगे। दिल्ली ऑफिस है, अब ये भी क्वेश्चन है, आगे पढ़ाऊंगा जब मैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑफिस बताइए कहाँ है? नई दिल्ली। DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वो भी क्वेश्चन है। जो कंट्रोलर जनरल वाला ऑफिस है वो किस डिपार्टमेंट का पार्ट है? DPIIT। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा इन्हीं पर। अगला पॉइंट देखो, इसमें इसने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, एक जगह मैं पढ़ रहा था इसमें, रुको, 1000 रुपये तो ये फी है जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, फी वगैरह आप देख लोगे, पढ़ना पूरा। मैं इसमें जो मेन हाईलाइट करना चाह रहा हूं देखो, हाँ ये पे मैट्रिक्स जो इसका है 56,100 से 1,77,500 प्लस अलाउंसेस। तो आप क्लियर कर लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है।
पे मैट्रिक्स साफ साफ बता रहा है 56,100 रुपीज से लेके 1,77,500 तक प्लस अलाउंसेस। डेट्स जो लिखी हैं, जो मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूं, यहां पर इसने मेंशन कर दिया है कि 14 जुलाई से फॉर्म अवेलेबल होगा और प्रीलिम्स की डेट जो है 3 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रीलिम्स का रिजल्ट देखो 10 डेज में रिजल्ट दे रहा है, सितंबर में दिख रहा है कि ज्वाइनिंग जल्दी आएगी इसमें। और आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होना है 1 अक्टूबर को होना है। इंटरव्यू की भी डेट इन्होंने लिख दी है, इंटरव्यू जो है 11 और 12 नवंबर, 11-12 नवंबर इंटरव्यू, और फाइनल लिस्ट जो आ जाएगी आपकी 17 नवंबर को आ जाएगी। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ज्वाइनिंग भी आपकी नवंबर तक दे देंगे ये, क्योंकि इतने ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह जो कंपनीज खुल रही हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं कि मैन पावर इनको जल्दी चाहिए, बर्डन बहुत ज्यादा है, काम भी डिले हो रहा है। तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक का बता दिया और फाइनल लिस्ट तक बता दिया है, 17 नवंबर को फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। इतना सिस्टमैटिक निकाला हुआ है नोटिफिकेशन। दूसरा, कुछ तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन दे दिए, कुछ तो आपको आईपीआर टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसके एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो जरा, यहां से ना भी पढ़ो, मैं पीडीएफ में अपने आप ऐड कर दूंगा। हर चीज पे नजर है मेरी कि क्या क्या तुम्हारे मतलब का है। तुम इससे ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से पीडीएफ में अपने आप ऐड कर दूंगा जो काम का है। ऑफिस ऑफ सीजीपीडीटीएम है ना, ये डिपार्टमेंट है। साफ साफ लिख रहा है, जरा देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एडमिनिस्टर, ये क्या चीज कंट्रोल करता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ रिलेटेड टू पेटेंट। अब लिख रहा है पेटेंट एक्ट 1970, ये क्वेश्चन है। फिर लिख रहा है डिजाइन एक्ट 2000, फिर लिख रहा है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, और ये आपका ईएस के भी सिलेबस का पार्ट है, ईएस में भी क्वेश्चन बनते हैं इस पर। आईपीआर ईएस के भी सिलेबस का पार्ट है प्रीलिम्स के लिए जीएस में। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लिख रहा है 99 एक्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला। एक्ट के साथ बता रहा है कि ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, किन चीजों को मैनेज करता है। फिर लिख रहा है जो आईसी सर्किट्स होते हैं, जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होते हैं, आईसी वगैरह होते हैं, वो भी आईपीआर में आते हैं। कॉपीराइट को भी कवर कर रहा है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो भी इसके अंतर्गत काम करता है, वो भी इसके अंतर्गत काम करता है। सब तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये। इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव निकलेंगे कम से कम, इतने में से ही कई सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। पूछ देगा पेटेंट एक्ट किस ईयर का है, क्वेश्चन बन गया। ट्रेडमार्क एक्ट किस ईयर का है, 99। टाइम टाइम पर एक्ट्स में अमेंडमेंट भी हुए हैं, क्लास के साथ मैं कराऊंगा। पर एक ओवरव्यू अगर देखो तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग, सेमीकंडक्टर चिप, सारी बातें तो बता रहा है कि हमारा काम क्या है, अपना वर्क बता रहा है कि हम किन चीजों को डील करते हैं, हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कोई बच्चा गलत करके आए तो किसकी गलती है? नोटिफिकेशन में से ही क्वेश्चन पूछेगा और पक्का पूछेगा 2-4 क्वेश्चन, तुम देखना इसी में से पूछ देगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिख भी रहा है पेटेंट ऑफिस 4 जगह पर स्थित है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। याद भी रखने की जरूरत नहीं, चारों मेट्रो सिटी हो गए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री 5 प्लेस पे लोकेटेड है। डिजाइन विंग हमारा कोलकाता वाले में है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला हमारा चेन्नई में है, कॉपीराइट और सेमीकंडक्टर चिप वाला जो है वो दिल्ली में है। सारे बता रहा है ऑफिस कहाँ कहाँ पर है। फिर ये बता रहा है कि एग्जामिनर का काम क्या होगा। कितना बढ़िया नोटिफिकेशन निकाला है कि पेटेंट और डिजाइन एग्जामिनर का वर्क क्या होगा, कि जो एप्लीकेशन आएंगी डिपार्टमेंट से भेजा जाएगा इसको, वो देखेगा कि एज पर द लॉ एप्लीकेशन सारी चीजें फुलफिल कर रहा है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, क्या सेम रिसर्च के लिए किसी को पेटेंट दिया तो नहीं हुआ पहले से, कहीं सेम रिसर्च को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया दूसरे वाले ने, इसमें यूनिकनेस है कि नहीं। ये सब काम एग्जामिनर चेक करके तब फाइनल रिकमेंडेशन भेजेगा कंट्रोलर को, फिर डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा कि पेटेंट आपका मान्य है या नहीं है, ठीक है। ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रखी है एग्जामिनर का काम क्या होगा। अब इसमें एक इन्होंने आपका एलिमेंट्री मैथ्स से एक टॉपिक लिखा हुआ था, मेंस का जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें एक टॉपिक आपका वो लिखा हुआ था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह देखो लिख रखे हैं, किसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह बता रखा है, एज वगैरह बता रखा है 21 से 35।
21 से 35 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं, 21 से 35 वाले एलिजिबल हैं। एक इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी मेंस में टॉपिक था, अभी देखते हैं। ये एज का हो गया, ये आपका, हाँ ये सब वही है, एज वेज वाला हो गया। फिर इसके बाद OMR वगैरह ठीक से भरना, वो ये जो फॉर्म में डिटेल भरनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह स्कूल सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, ये पॉइंट पढ़ लेना है। डी वाला साफ साफ लिख रहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो मैच करने चाहिए स्कूल वाले से, चेंज मत करिएगा। ये मैंने बता ही दिया। प्री वाला, प्री की इंफॉर्मेशन मैंने पूरी बता दी। फिर ये कह रहा है कि प्री में एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है, जनरल वालों को मिनिमम 30% लाना ही होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ओबीसी वालों को मिनिमम 25, अदर्स वालों को 20%, मिनिमम 30%, 25%, 20% चाहिए। मान लो पेपर बहुत टफ आ गया और मार्क्स बहुत कम जा रहे हैं, जो प्री की कट ऑफ निकल रही है बहुत कम निकल रही है, पर अगर किसी का 30% से भी नीचे है और कट ऑफ भले निकल रहा हो 30% से नीचे, तो वैलिड ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं 150 में से 30%, अगर कोई 45 के नीचे लाया है और कट ऑफ मान लो 60 मार्क्स गई है और ये भी एलिजिबल है कट ऑफ में, कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 30% क्रॉस नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा 45 से नीचे लाया मार्क्स और 60 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, और वो भी कट ऑफ की लिस्ट में आ सकता है, पर क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो कंसीडर ही नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग तो पास होना ही चाहिए, उसके बाद हम प्रीलिम्स में देखेंगे कट ऑफ निकलेगी कि नहीं। नेगेटिव मार्किंग का इसमें लिखा नहीं है, जब एग्जाम दोगे वहां मेंशन होगा। टेस्ट सीरीज हम लोग जो कराएंगे उसमें हम 0.25 नेगेटिव रखेंगे, 0.25 या 0.33 के आसपास नेगेटिव हम मान के चलेंगे जो टेस्ट सीरीज हम कराएंगे। बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर वगैरह का। मेंस में आपका जो टॉपिक इसने लिखा है ना, जनरल एप्टीट्यूड, जो मैं वर्ड बोल रहा था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से है वो मेंस में। एक मिनट रुको, सारा मीडियम इंग्लिश रहेगा, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। मीडियम सारा इंग्लिश रहेगा, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। देखो यहाँ दिया हुआ है। मेंस में आपका जीके करंट अफेयर होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, ये मैंने बता दिया। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, प्रोफिशिएंसी, प्रॉपर्टी राइट होगा। रीजनिंग नहीं है मेंस में, जो मैं रीजनिंग वर्ड यूज कर रहा हूं उसकी जगह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। मेंस में जो मैं रीजनिंग कह रहा था, रीजनिंग की जगह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये करेक्शन कर लेना। जो मैं गलती से रीजनिंग लिख रहा था मेंस में, वो रीजनिंग की बजाय एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, 20 मार्क्स का। इसमें ये ध्यान रखो, अब बच्चे पूछेंगे सर एलिमेंट्री मैथ्स में क्या आएगा, कि एप्टीट्यूड भी लिखा है और मैथ्स भी लिखा है। मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पर हो गया, इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, फिर आपका इसमें ये टेक्सटाइल वाले भी एलिजिबल हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, कई सारे अलग अलग ब्रांच भी एलिजिबल हैं। कई ऐसे हैं जिसमें 11th-12th में वो बायो पढ़ते हैं, कई ऐसे हैं जो 11th-12th में बायो पढ़े होंगे, मैथ्स नहीं पढ़े होंगे। तो मेंस में जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 आपकी ब्रांच का होगा। बायोटेक्नोलॉजी वाला पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव बायो का, बायो वाला दे देगा बायोटेक्नोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी वाला माइक्रोबायोलॉजी, आप इंजीनियरिंग का दोगे। मेंस में पेपर 1 तो कॉमन है ना, तो मेंस में जब पेपर 1 कॉमन है और 11th-12th में कई ऐसे होंगे जो मैथ नहीं पढ़े होंगे, बायो पढ़े होंगे, तो फिर ये 10th लेवल की मैथ्स है, क्योंकि 10th तक मैथ्स सबने पढ़ी है, अप टू 10th मैथमेटिक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपल अलजेब्रा, इस तरह के टॉपिक होंगे तुम्हारे। इसमें आपका अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, इस तरह के टॉपिक हो सकते हैं 10th लेवल तक की मैथ्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th लेवल तक का जो है वो मैथ्स रहेगा, क्योंकि सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। सिर्फ इंजीनियरिंग वालों का होता तो बड़े लेवल बढ़ा लेता। एलिमेंट्री मैथ्स का मतलब ही यहाँ पर 10th लेवल तक की मैथ्स है। इसमें करेक्ट कर लेना, शुरू में जो मैं मेंस में रीजनिंग वर्ड यूज कर रहा, रीजनिंग नहीं है, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से। ठीक है,
तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का आएगा। ये हो गई प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स मेंस की बात खत्म। इंटरव्यू हमने बता दिया क्या पूछेगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में सपोर्ट जरूर किया जाएगा और डिटेल आप लोग मेल आईडी में दे दूंगा, मेल कर देना। इंटरव्यू के रिलेटेड जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा करेंगे ही, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 100 मार्क्स का है और मेन मेरिट में 20% का वेटेज है। टोटल क्वालिफाई करने में 20% वेटेज है इसका। 80% आपका मेंस का वेटेज, 80% मेंस और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू, ये है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिख भी रहा है, सब इंग्लिश में होगा, टोटल इंग्लिश। बाकी ये बता रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोरर वाला होगा उसको 100% काउंट करेंगे, उसके हिसाब से बाकियों का एवेल्यूशन करेंगे। और अगर दो लोगों के बराबर मार्क्स आ गए तो फिर सीनियरिटी देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये कह रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि अगर दो लोगों के इक्वल मार्क्स आ गए तो सीनियरिटी के हिसाब से जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर इक्वल मार्क्स वाले पे जो अगर दो क्लैश कर रहे होंगे सेम नंबर पे तो सीनियरिटी एज के हिसाब से देखी जाएगी। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी क्लैश कर गई तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। मैं इस चीज से तो एग्री हूं कि डेट के हिसाब से सीनियरिटी वाले को प्रायोरिटी दे रहे हो आप, पर ये पॉइंट गलत है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ले रहे हो। नाम में किसी के क्या वो है, अल्फाबेटिकल की बजाय आप इकोनॉमिक कंडीशन को आधार मान लेते ज्यादा अच्छा था। अल्फाबेटिक की बजाय इकोनॉमी या कोई और आधार मान ले तो ज्यादा अच्छा था। अल्फाबेटिकल नाम होना ये तो बस हेड टेल जुआ हो गया एक तरीके का। अल्फाबेटिकल वाला नहीं सही है, ये गलत है। सीनियरिटी वाला एज के हिसाब से ठीक है, चलो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, एज हो रही, ओवर एज हो रहे हैं, उनको रख लिया जाए, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही नहीं है। अल्फाबेटिकल वाले की जगह होना चाहिए था आपका कोई और पैरामीटर, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन ले सकते थे। चलो ये सारी कथा समाप्त। सिलेबस वगैरह आपका दे रखा है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो देख लिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आपका ईएससी वाला ही सिलेबस है और ये क्वेश्चन उठाएंगे भी ईएससी प्रीवियस ईयर से। ईएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए भी जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वहां अच्छा खासा होता ही है, तो इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, वहीं से आसान वाले क्वेश्चन उठा लेंगे। ईसी वाले में देखो सारे वही 12 सब्जेक्ट हैं आपके। ईएस में पढ़ते ही वो मटेरियल है, मटेरियल में आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, फेरो, पीजो, ये सब आएगा। कैपेसिटर क्या है, फिर आपका एडीसी वाला टॉपिक, हॉल इफेक्ट क्या है, होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, बीजेटी है, मॉसफेट है, ये सब आपका आएगा। सिग्नल सिस्टम में आपका वही लैप्लास, फोरियर, जेट ट्रांसफॉर्म, ये सब है। रैंडम वेरिएबल, ईएस का ही तो सिलेबस है पूरा का पूरा। सिलेबस इन्होंने छापा भी वहीं से है, इसका मतलब सिलेबस छापा भी वहीं से है। कुछ टॉपिक कम कर दिए होंगे पर सब्जेक्ट वही रखे हैं। नेटवर्क में आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन, टेलीगन, ये सब आएगा। टू पोर्ट नेटवर्क सब तो पढ़ते हो आप उसमें। ईएमटी है, ईएमटी सुरेश सर ने कराए भी हैं लेक्चर, आप देखोगे आरोहण पे पढ़े भी हैं। कुछ सब्जेक्ट आरोहण पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंगल सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो आपका ईएमटी हो गया, बायोट सेवर्ट लॉ हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, ये सब दे रखा है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ईएमआई भी आपका इसमें है, मेजरमेंट का सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट वही हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, बुलियन वुलियन सब आएगा, कंट्रोल है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, बोर्ड प्लॉट, रूट लोकस, वही सब टॉपिक है। और मेंस में लिखने को आपको पता है कि बोर्ड प्लॉट और रूट लोकस पे क्वेश्चन बनता है, निक्विस्ट पे क्वेश्चन बनता है, निकोलस चार्ट भी देखो ऐड कर दिया है। फिर आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में डिजिटल के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है, ये सब। माइक्रोवेव ईएस के सिलेबस में पहले तो था, माइक्रोवेव ईएस के सिलेबस में पहले तो था, अभी तो शायद हट चुका है जहां तक मुझे पता है। माइक्रोवेव ईएस के सिलेबस में पहले था, ईएस में सिलेबस एडवांस कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट जोड़ चुके हैं, एडवांस कम्युनिकेशन वगैरह। माइक्रोवेव ईएस का पुराना सिलेबस है, ईएस के पुराने सिलेबस में था। और मैंने शुरू में आपको क्या बोला है, ईएससी के पुराने क्वेश्चन उठाएगा। माइक्रोवेव सिलेबस भी, माइक्रोवेव पहले था ईएससी का पार्ट। देखो सिलेबस भी वहीं से उठा रखा है जो पुराना ईएससी सिलेबस है। मेजर, लेजर, ये सब माइक्रोवेव ट्यूब व्यूब क्वेश्चन आते थे। कंप्यूटर अभी भी आता है, तब भी था, कंप्यूटर बेसिक्स। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ नहीं लिख रखा है इन्होंने, अच्छा यहाँ दिया है, कंप्यूटर में दे दिया। 8085, 8086 आता था, सेमेस्टर में भी एक क्वेश्चन आता था इसका, इंजीनियरिंग की हो जब। इलेक्ट्रिकल में भी आपका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, सारे सिलेबस देख रहा था मैं।
मैकेनिकल सिविल का मुझे अंदाजा नहीं है, वो आप देख लीजिए आपका सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं। तो ईएससी का पुराना सिलेबस लेके बैठो और ये सिलेबस लेके बैठो, मैच कर लो, मेंस का आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा। ईएससी का पुराना सिलेबस और इसको मैच करोगे, बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, अंडरलाइन करते चलो। गेट ईएससी में क्या कॉमन है जो आप तैयारी कर रहे हो, और इसके मेंस में क्या कॉमन है, हाईलाइटर से मार्क करते चलो। तुम्हारा ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है मेंस के लिए, क्योंकि भाई 80% टॉपिक 90% तो मैच होंगे ही होंगे ईएससी वाले से। अपने आप से थोड़ी कुछ पूछ लेगा, वो टॉपिक आपके ऑलरेडी ईएस में है। पुराने सिलेबस जरूर देख लेना, पुराने वाले में कई टॉपिक दिख रहे हैं मुझे इसमें, ठीक। तो अपने टेक्निकल वाले से सिलेबस मैच कर लो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रहा है तब पता चलेगा। हो सकता है कि पूरा ही मैच कर जाए, और जब सिलेबस मैच कर जाएगा तो पुराने क्वेश्चन क्यों नहीं लगाओगे। जब सिलेबस ही ईएससी का पूरा उठा के छाप दिया है तो फिर पुराने क्वेश्चन ईएससी क्यों नहीं देखोगे, साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ये सारी कथा समाप्त हो गई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई पॉइंट किसी को पूछना हो पूछ लीजिए। अब कल आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा 11:30, लाइफ साइंस तो 6:30 पे क्लास है ही, 3rd चैप्टर शुरू होगा आज। लाइफ साइंस वाला जो क्लास होगा 11:30 होगा, सॉरी ये जो आपका कल क्लास होगा आईपीआर का, आईपी की टॉपिक होगी कल, पहला लेक्चर होगा कल उसका। दूसरा 6:30 पे आपका लाइफ साइंस आज भी है, चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है। एफटी वाली क्लास कुछ तो पढ़ी है आप में, मैं वो भी ओपन करवा दे रहा हूँ आपके फोल्डर में। एफटी की जो लाइव क्लास है वीक में 3 दिन होती है। एफटी वाली लाइव क्लास वीक में 3 दिन होती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8:30 PM। कुछ टॉपिक हो गए हैं, बाकी अभी काफी होना है इसमें। तो 2 क्लासें मेरी, एक तो कल 11:30 पे आईपीआर, 6:30 लाइफ साइंस, ये 7 दिन है, यह चल रहा है जो आपका 7 डेज हो रहा है, ये 20 तक खत्म हो जाएगा। और वीक में 3 डेज आपका एप्टीट्यूड चल रहा है लाइव। रिकॉर्डिंग तो सारी अवेलेबल रहेगी ही, लाइव भी करना चाहो तो हमारी तरफ से ओपन है ये भी, अब चाहे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपका 10 टेस्ट होंगे फुल लेंथ, हर वीक 2 टेस्ट होंगे, 22 से स्टार्ट हो जाएगा। आपके बैच कोर्स का पास है टेस्ट सीरीज, कोई अलग से टेस्ट सीरीज करना चाहे तो भी कर सकता है। टेस्ट सीरीज आपके बैच कोर्स में इंक्लूड है, 10 टेस्ट कराएंगे, और 25 अगस्त से पहले पहले हमारा कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों कंप्लीट हो चुका होगा। पेपर के 8-10 दिन पहले फ्री हो जाओगे। तो 22 और 23 को 2 टेस्ट पढ़ेंगे सेम प्रीलिम्स के पैटर्न पर, फिर 29-30 पढ़ेगा। तो हर वीकेंड 2 टेस्ट होंगे, सैटरडे संडे 10 टेस्ट, 150 क्वेश्चन 2 आवर्स के, पैटर्न वही रहेगा। 22 इसलिए रखा है कि इससे पहले पहले मैं आईपीआर पूरा कर दूंगा, आईपीआर का टॉपिक इससे पहले करा देंगे। अब कोई किसी का पॉइंट है तो बताए। मेल आईडी मैं दे देता हूं, किसी को कोई दिक्कत आए। हालांकि ऐप के ऊपर कम्युनिटी, आपका जो कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है उसमें भी क्वेरी डाल सकते हैं, सब पे रिप्लाई करता हूं मैं। इंडिविजुअल चैट में भी पूछ सकते हैं, कोई अगर दोनों जगह दिक्कत आ रही है तो मेल पे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत है तो। ये मेल आईडी है saurabh.pandey, और इंटरव्यू जब आएगा तब तो मेल पे जरूरी है कि बताओगे सारी चीजें। gmail.com, saurabh.pandey@gmail.com। पहले ऐप पर मैसेज डाल देना, ऐप पर रिजॉल्व ना हो पाए एक दिन वेट कर लो, तब फिर इस पर पूछ लेना। ठीक है, मेंस कन्वेंशनल के लिए गौतम हमारा प्लान नहीं है, सब्जेक्ट वाइज हम हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम अवेलेबल है, पर मैं मेंस के लिए ये पूरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो नहीं करा पाऊंगा वो नहीं बोलूंगा मैं, जो मैं नहीं करा पाऊंगा मैं नहीं बोलूंगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट सोनू इसलिए कर लो, हर एग्जाम में आएगा, सिलेबस में लिखेगा नहीं पर 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसलिए कर लो कि हर एग्जाम में आता है, कुछ 2-4 क्वेश्चन वही पूछ लेगा। एक बार कर लोगे उसको तो हमेशा की दिक्कत दूर हो जाएगी। गौतम, in online class it's very difficult to repeat in both the language. I'll try to repeat in both, but it's very difficult. Actually it break class rhythm, class momentum break हो जाता है। I'll try to repeat in both, I'll provide you all the notes, but each and every term it's very difficult to repeat in both the language because it disturb class momentum also. एक रिदम में क्लास फ्लो होता है तो उसमें दिक्कत आती है। ऑफलाइन में I repeated in both, but online में it's difficult. Nitish, test question will be from class topic, yes.
क्लास टॉपिक में सिलेबस, एज पर द सिलेबस 22 तक आपका क्लास थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा, बट एज पर योर सिलेबस जो पढ़ा रखा है उसी से होगा। जॉब कर रहे हैं, टेक्निकल छूट गया है, कैसे? टेक्निकल का बच्चे आपको करना पड़ेगा, टेक्निकल के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। टेक्निकल में इंडिविजुअल सब्जेक्ट आरोहण पर अवेलेबल है, पूरा 12 सब्जेक्ट नहीं मेरे लिए पॉसिबल है। सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है अश्विनी? पहले से बोलना मुश्किल है क्योंकि एप्टी रीजनिंग सिंपल है, एप्टी रीजनिंग सिंपल है, प्लस जिनको मैं करा रहा हूं वो जीएस में भी अच्छा करेंगे। एप्टी रीजनिंग सिंपल है, मैक्सिमम लोग कर लेंगे, और जीएस मैं करा रहा हूं, जीएस में भी अच्छा करेंगे। तो कट ऑफ तो बहुत कम नहीं रहेगी, प्री में अच्छा स्कोर रहेगा लोगों का, बिकॉज प्री में टेक्निकल इज नॉट देयर। कट ऑफ बहुत कम तो नहीं रहेगी। ठीक है क्लास, इतना ही रखते हैं। आज आप लोग अपना प्लानर रेडी कर लीजिए, जो आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, सिलेबस मैच कर लो ईएससी से, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, एप्टी रीजनिंग वगैरह है, प्रीवियस ईयर मैंने बोले लगा सकते हो सीजीएल। जो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी मैंने अपलोड करवा दिए हैं, करंट अफेयर की मैगजीन आपको अपलोड करा दी है, मैगजीन में लास्ट में 100 क्वेश्चंस आर देयर, वो देख सकते हो, और कंटेंट लगातार इसमें ऐड होता जाएगा। लाइव क्लासेस का मैंने बोल दिया 20 या 25 अगस्त तक हमारे एंड से थ्योरी प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज ये डन हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल। आईपीआर के टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, बिल्कुल चिंता ना करें, पीडीएफ प्रॉपर बनाकर मैं दूंगा। उस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ नहीं ढूंढना है, वहाँ प्रॉपर पीडीएफ में सब कुछ लिखा होगा, और क्लास करा के मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। पीडीएफ के 2 to 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट आज अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल मैं अभी नहीं बोल सकता विक्रांत, क्योंकि 12 सब्जेक्ट इतने कम टाइम में डिस्क्रिप्टिव करा पाना, मैं ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरोहण पर ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं ला दूंगा जो कमिटमेंट पूरा ना हो सके। जो मैं करा पाऊंगा मैं उतना ही यस कहूंगा, और जितना मैं करा पाऊंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। पर जिस चीज पे मेरा अपना 12 सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकता उतने कम टाइम में, वो बहुत कॉस्टली अफेयर भी है। कुछ लोगों को आप देखो, अब इतनी चीजें इस बैच में प्रोवाइड हो रही हैं, कुछ लोगों को ये भी कॉस्टली लग रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है मैं 12 सब्जेक्ट्स के लिए पूरी टीम बिल्डअप करके अपनी पॉकेट से पैसा करके खर्च करके, और छोटा मोटा खर्चा नहीं आएगा उसमें। मेंस का जितना सिलेबस है अगर मैं पूरा इकट्ठा कराने बैठूंगा वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ेगा, फिर सब कोई फ्री की डिमांड करेगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं पॉकेट से खर्च करके मैं पूरी टीम बिल्डअप करके सारा खत्म करा पाऊं। और थोड़ी सी भी कॉस्ट लगती जाएगी, लोगों को दिक्कत होगी, कॉस्टली है। बाकी जगह भले वो 4 टाइम्स पे करने को तैयार है, आरोहण पर मैक्सिमम लोगों की उम्मीद है कि सब कुछ फ्री हो। तो जो मैं खुद से कर सकता हूं, मैं पीडीएफ बना रहा हूं मैं दे दूंगा, कुछ लेक्चर मैं कर रहा हूं मैं अवेलेबल कर दूंगा, पर पूरी टीम को तो नहीं बोल सकता मैं लाकर। क्योंकि आप खुद देखो, जो अभी इस कोर्स की फी है जीएसटी को हटाकर 2500 के अराउंड आरोहण की फी है, उसमें कितनी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, टेस्ट सीरीज भी बैच में इंक्लूडिंग है। उसके बाद भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर कॉस्टली पड़ रहा है, तो और जगह ट्राई कर लो जहां 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट हो, वहां सस्ता पड़ेगा। चाहिए सबको सारी चीजें, पर सपोर्ट करने को कोई भी रेडी नहीं है। मतलब लोग उतने पर भी रेडी नहीं है कि जितने से कम आरोहण का ब्रेक इवन पर भी जा पाए, कि चलो उसमें कोई अर्निंग का इश्यू नहीं, पर जो टीम वर्क कर रही है टीम की कॉस्टिंग में निकल पाए। करंट अफेयर की मैगजीन हमने लॉन्च की, कुछ लोगों ने ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दी। मतलब लोग इस पे भी एग्री नहीं है कि 90 रुपीज की मैगजीन है, कम से कम आरोहण की जो कॉस्टिंग है उस पर वो भी निकल पाए। इतनी सेल्फिश अप्रोच है लोगों की कि मैंने वो डाउनलोड अलाउ कर दिया कि डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, लोगों ने उसको भी ग्रुप में टेलीग्राम में 10 रुपीज में शेयर करना शुरू कर दिया। तो वो भी तो देखें कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं वो इस बात को लेकर सिंसियर भी तो नहीं है, उनको बस ये मतलब है कि उनका काम निकल जाए, आरोहण लॉन्ग टर्म सस्टेन हो या ना हो, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो ग्रुप अगर क्राउड सपोर्ट नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे हो जाएगा? टेक्निकल मेंस में नहीं करा सकता। मतलब 90 रुपीज इतनी कम कॉस्ट मैगजीन की रखी गई थी, उसमें भी लोगों ने ये सब शुरू कर दिया। तो आप खुद देखो ना कि क्राउड सपोर्टिंग नेचर का भी तो नहीं है, क्राउड सपोर्ट कर रहा हो कि चलो आरोहण एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, उस पर हम कुछ और नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, कम से कम पायरेसी या फेक या ऐसे ग्रुप में शेयर करना बिना सर की परमिशन के ये काम ना करते। कुछ टाइम बाद जब टीम की कॉस्टिंग निकल जाती मैं खुद ही अवेलेबल कर देता,
करंट अफेयर मैगजीन मैं खुद ओपन कर देता उसकी कॉस्टिंग आने के बाद, और लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं, अगले दिन से शुरू हो गया। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।